आवाज जा रही है? जी सर, अब आ रही है। ठीक ठीक, कोई बात नहीं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हेलो। हाँ हाँ, अब आवाज आ रही है, आवाज आ रही है आप लोग की। हम लोग काल विभाजन देख रहे थे कल, और हम एक काल विभाजन छूट गया था नागरिक पचाड़ी सभा का, जो सर्वमान्य है। नागरिक पचाड़ी सभा ने क्या काल विभाजन में समय पीरियड, टाइम पीरियड क्या दिया है, और नामकरण क्या किया है, किसके नाम को या किसके काल विभाजन को स्वीकृति दी है। तो ज्यादातर ये शुक्ल के काल विभाजन को ही स्वीकृति दी है नागरिक पचाड़ी सभा काशी ने। ठीक है, तो यहाँ से हमको लिखना है, एक ही छुटा है, और इसके बाद हम सीधे चलेंगे। थोड़ा और पूछ लेते हैं छुटा क्या है। ठीक है, जो छुटा होगा उसे लिख लिया जाएगा। हिंदी साहित्य की व्युत्पत्ति हमने लिख लिया है। ठीक है, और जितनी सारी परिभाषाएं थी लगभग पूरी हो गई हैं, और परिभाषा हमारी क्या है, एक छूटी हुई है। ठीक है, हमने एक दो पेज छुड़वाया है, तो उसे हम पूरा कर लेंगे, कल ही पूरा कर लेंगे। ठीक है, तो बात जो है, मुझे नहीं लगता कि अब कोई चीजें इधर छूट गई है। सीधे हमको आदिकाल पर ही जाना है। ठीक है, काल विभाजन ही छूटा है, वो भी नागरिक पचाड़ी सभा का। बाकी जो है, जो इम्पोर्टेंस होना चाहिए वो सारा हम लिख लिए हैं। ठीक है, चलिए। नागरिक पचाड़ी सभा का जो है, उसके द्वारा जो काल विभाजन किया गया है उसे देखते हैं। स्टॉप रिकॉर्डिंग। अच्छा, स्टॉप रिकॉर्डिंग हो रहा है, कोई बात नहीं, हो रहा है तो अच्छी बात है। चलिए, नागरिक पचाड़ी सभा द्वारा जो काल विभाजन है उसको लिखते हैं। तो हेडिंग बनाएंगे आप लोग, नागरिक पचाड़ी सभा का काल विभाजन। नागरिक पचाड़ी सभा का काल विभाजन। चल नहीं रहा सही। तो नागरिक पचाड़ी सभा का काल विभाजन देखेंगे, जो रामचंद्र शुक्ल के काल विभाजन को स्वीकृति देती है, यानी उसी के काल विभाजन को क्या करती है, एक्सेप्ट कर रही है। तो पहला देखेंगे, फर्स्ट नंबर। आवाज तो क्लियर है ना? आवाज क्लियर है। हाँ, तो ठीक है। ये देखेंगे आदिकाल।
आदिकाल ही इन्होंने नाम, ठीक है, आदिकाल या वीर गाथा काल। आदिकाल या वीर गाथा काल, यही नाम को एक्सेप्ट कर लिया किसने? नागरी पचाड़ी सभा ने। और इसका समय जो है, शुक्ल जो ने जो समय बताया था उसी को एक्सेप्ट करता है कौन? नागरी पचाड़ी सभा। 1375 विक्रमी संवत। विक्रमी संवत, आदिकाल या दीर्घाथा काल। दूसरे की बात करें तो दूसरा जो है पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल। और ये शुक्ल ने भी स्वीकार किया है। और समय पीरियड जो दिए हैं 1375 से 1700 विक्रमी संवत। ठीक है, पूर्व मध्यकाल या फिर भक्ति काल, दूसरा कालखंड रहा इनका। तीसरा देखें, तीसरा उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल। बिल्कुल शुक्ल का ही एक्सेप्ट कर लिया गया है यहाँ पर। किसके द्वारा? नागरी पचाड़ी सभा द्वारा। समय पीरियड क्या रखा? 1700 से 1900। लेकिन समय जो है विक्रमी संवत शुक्ल ने माना है वही समय भी है, कोई बदलाव नहीं है। चौथे की अगर बात करें तो चौथा है आधुनिक। आधुनिक काल या गद काल। और इसका समय पीरियड 1900 से 1900 विक्रमी लिख लीजिए, विक्रमी संवत से अब तक। ठीक है, अब आधुनिक काल का भी विभाजन कर दिया गया किसके द्वारा? नागरी पचाड़ी सभा द्वारा। ठीक है, तो आधुनिक काल में फर्स्ट, आधुनिक काल में क्या है? फर्स्ट। आधुनिक काल में फर्स्ट देखिए, आधुनिक काल का भी इन्होंने चूंकि शुक्ल ने ज्यादा विभाजन नहीं किया, 3 ही भाग बताए थे, प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान, तृतीय उत्थान, तब तक प्रकाशित हो गया ग्रंथ और उनका डेथ भी हो जाता है उसी में, तो आगे ग्रंथ नहीं बढ़ पाया। तो उस ग्रंथ को नागेंद्र ने बढ़ाया, डॉक्टर नागेंद्र, और दूसरा नागरी पचाड़ी सभा ने। आगे देखते हैं, तो आधुनिक काल का जो पहला भाग है उसको नागरी पचाड़ी सभा ने क्या नाम दिया? उसको नाम दिया संक्रांति काल, जिसको परिवर्तन काल कहा है किसने? मिश्र बंधुओं ने। ठीक है, तो हाँ, मिश्र बंधु, उसको जो है नागरी पचाड़ी सभा ने संक्रांति काल कहा है। संक्रांति काल।
ठीक है, उसी को क्या कह दिया, संक्रांति काल। और इसका समय समय क्या रखा गया, अब 1843 से 1857 ईस्वी। यहाँ से आप ईस्वी एक्सेप्ट करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ तक शुक्ल जी का एक्सेप्ट था, ठीक है, और इधर शुक्ल जी ने नहीं दिया है, ठीक है, यहीं तक शुक्ल जी दिए थे, तो ये विक्रमी में चला, जैसे शुक्ल जी ने दिया वैसे ही चला। अब यहाँ से नागरिक पचारी सभा जब स्टार्ट करती है तो इधर ईस्वी सन ज्यादा चर्चित हो गया था, तो जब नागरिक पचारी सभा जब अपनी तरफ से जब एड करना शुरू की, टाइम पीरियड बनाना शुरू की, तो ईस्वी में बनाई है, ठीक है। तो संक्रांति काल 1843 से लेकर के 1857। अब देख लीजिए, यहाँ रीतिकाल समाप्त हो रहा है, ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है, रीतिकाल समाप्त हो गया और यहाँ पे भारतेंदु युग शुरू हो गया, ठीक है। तो इसके यानी समापन, रीतिकाल के समापन और भारतेंदु युग के प्रारंभ के बीच का जो टाइम पीरियड है, जितना समय बच रहा है, इसी को संक्रांति काल कह दिया गया, ठीक है। ये क्या है, संक्रांति काल है, तो याद रखेंगे। और इसी को मिश्र बंधुओं ने परिवर्तन काल कहा है, ठीक है, परिवर्तन काल। अब देखिए, अब यहाँ से अगर आपसे प्रश्न बनता है कि भारतेंदु युग कब से माना जाए, तो शुक्ल जी का आप देखे होंगे, उन्होंने क्या माना, 1868 माना, 68 माना है, और नागेंद्र ने 57 माना है, डॉक्टर नागेंद्र ने क्या माना, 1857 माना है। लेकिन आप सोचेंगे कि अगर ऐसे प्रश्न आ जाए कि भारतेंदु युग का प्रारंभ कब से माना जाए, ठीक है, तो आपको यही वाला चूज करना है, कौन वाला, 1857। क्यों, क्योंकि इसको नागरिक पचारी सभा भी एक्सेप्ट कर रही है। देखिए, अभी मैं लिखूंगा भारतेंदु काल, तो उस समय दूंगा आपको, ठीक है। तो यानी कि भारतेंदु युग का प्रारंभ जो है शुक्ल जी ने 68 माना है, लेकिन 1800, अगर नाम नहीं दिया, अगर किसी का नाम नहीं दिया तो आप सीधे कहेंगे 1857। अगर नाम दे दिया तो कोई बात नहीं है, उसके अनुसार आपको बताना है, ठीक है। तो पहला आप लिखेंगे संक्रांति काल, जो 1843, जहां से रीतिकाल समाप्त हुआ, फिर 1857, यानी जहां से भारतेंदु युग शुरू हो जा रहा है। अगला देखेंगे दूसरा, उसी में दूसरा देखेंगे, आधुनिक काल का ये दूसरा। इसमें क्या है, अब संक्रांति काल हो गया, भारतेंदु युग देख लीजिए। भारतेंदु काल कहिए या बात नहीं, लेकिन युग कहना ज्यादा, भारतेंदु युग। अब यहाँ इसका जो टाइम पीरियड है, शुक्ल ने 68 माना है, लेकिन 68 नहीं देंगे, नागरिक पचारी सभा ने इसका क्या माना, 1857। क्रांति से शुरू करती है और कहां तक, 1900 ईस्वी तक, क्योंकि द्विवेदी युग 1900 ईस्वी से क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है, ये यहां तक, ठीक है। तीसरा द्विवेदी युग, यही आपको याद भी रखना है। अगर वो पूछ दे, जैसे आप कंफ्यूज हो जाते हैं ना कि हम बताएं कौन सा, अगर किसी का नाम नहीं दिया है तो आपको यही वाला बताना है, ठीक है। द्विवेदी युग, द्विवेदी युग कहां से शुरू होगा, तो इसका जो समय पीरियड आएगा 1900 से 1918 ईस्वी। चौथे की अगर हम बात करें तो छायावाद, छायावाद, छायावाद का जो टाइम पीरियड है 1918 से लेकर के और 1936 ईस्वी, ठीक है, 1918 से लेकर के 1936 ईस्वी तक। पांचवें की अगर बात कर लें, पांचवें की बात कर लें, प्रगतिवाद, 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 यह 18 से, समय आपको ध्यान रखना है,
18 से 36, ये 18 वर्ष चला है, 18 वर्ष ये भी चला, 18 वर्ष ये भी चला, ठीक है। और ये कितने चला, तो ये ज्यादा चला है। और जो जो सबसे पहले था वो सबसे ज्यादा समय तक चला, यानी आदिकाल सबसे ज्यादा, फिर भक्ति काल थोड़ा उससे कम, फिर उससे कम रीति काल, फिर उसके बाद जो है भारतेंदु युग, उससे कम, अब ऐसे धीरे धीरे कम होता चला गया है। तो प्रगतिवाद, प्रगतिवाद ये कब से रहा, तो जब ये क्षयवाद खत्म हुआ होगा तभी से रहा होगा, यानी 1936 से 1943 ईस्वी। क्योंकि 43 से क्या हो जाएगा, प्रयोगवाद हो जाएगा ना, प्रयोगवाद। तार सप्तक जो पत्रिका प्रकाशित होती है, 7 कवियों की जो कविताएं हैं उसमें संकलित, तो जब वो प्रकाशित होती है तभी से क्या हो जा रहा है, प्रयोगवाद शुरू हो जाता है, ठीक है। तो 43 तक मान लेंगे कि प्रगतिवाद, ठीक है। आगे देखेंगे, प्रगतिवाद के बाद फिर कौन सा आएगा, प्रयोग। ये क्रम आपको जानना है, ये जो क्रम लिख रहे हैं ना, ध्यान दीजिएगा, ये क्रम आपको याद रखना है, क्योंकि ये कभी कभी मिलान दे देता है, ऐसे पूछ लेगा इसके बाद कौन सा आएगा, इसके बाद कौन सा आएगा, ठीक है। या पूछ सकता है प्रगतिवाद से पहले कौन सा युग था, तो ऐसे विकल्प रख देगा, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद और नई कविता, कौन सा रहा, तो आपको बताना है कि नहीं, प्रगतिवाद से पहले छायावाद था, ठीक है। अब देखिए प्रगति कौन सा नंबर था, नंबर देख लीजिए, 5, 6 नंबर पर देख लीजिए, 6 नंबर पे आएगा प्रयोगवाद, अज्ञेय वाला, जिसके प्रयोग प्रवर्तक कौन है, प्रयोगवाद, अज्ञेय, ठीक है, अज्ञेय को माना जाता है। और इसका जो समय पीरियड है 1943, तार सप्तक के प्रकाशन से 1952 ईस्वी, ठीक है। प्रयोगवाद 1943 से 1952 ईस्वी। प्रयोगवाद के बाद जो 7वां आता है, 7वां नई कविता। नई कविता आप ऐसे भी लिख लीजिए या फिर ऐसे लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नई कविता, ठीक है। नई कविता ये कहां से शुरू होती है, 1952 से 1960, क्योंकि 60 के बाद साठोत्तरी हो जाती है, ठीक है। तो नई कविता 1952 से लेकर 1960 तक चलती है, और 1960 के बाद जो है साठोत्तरी आ जाती है। साठोत्तरी मतलब 60 के बाद वाली कविता, ठीक है। 1960 के बाद वाली कविता साठोत्तरी कहला जाती है। तो 8 नंबर पर देखिए, साठोत्तरी, साठोत्तरी कविता, ये कब से शुरू होगी, तो 1960 से शुरू होगी, क्योंकि 60 के बाद वाली चाहिए ना। 1960 से शुरू होगी और चलेगी कहां तक, 1990 ईस्वी तक। साठोत्तरी कविता 1960 से शुरू होगी और 1990 तक क्या होगी, चलेगी। 9 नंबर पर देखिए कौन सी कविता आ जाती है, तो 9 नंबर पे जो कविता आएगी, समकालीन कविता। समकालीन कविता जो है ये चलेगा 1990 से लेकर के और 2000 ईस्वी, 1900 से 2000 ईस्वी तक समकालीन कविता। और इसके बाद जो है आज के युग में जो कविता चल रही है उसको अद्यतन, उसको क्या कहेंगे, अद्यतन, अद्यतन कविता, यानी इस समय जो चल रही है वो वाली कविता। तो नंबर इसका कौन सा है, 9, और ये 10 कर लीजिए।
अद्यतन कविता। ठीक है, ये जो कविता है ये 2000 ईस्वी से अब तक चल रही है। ठीक है, ये 2000 ईस्वी से लेकर के अब तक क्या हो रही है, चल रही है अद्यतन कविता। तो आपको ये समकालीन का समय पीरियड नहीं पूछा जाएगा, बस ये जानिए कि 1900। लेकिन संक्रांति काल आप जानते रहिए, इसी को परिवर्तन काल कहा है किसी ने। फिर भारतेंदु युग का समय जानते रहिए, द्विवेदी युग का समय जानिए, छायावाद का जानिए, प्रगतिवाद का जानिए, प्रयोगवाद का जानिए और नई कविता का जानिए। यहाँ तक आपको टाइम जो है एक्यूरेट पता होना चाहिए। ठीक है, कि कब से कब तक है, और आदिकाल, मध्यकाल यानी आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, इनका तो आपको जानना ही है। ठीक है, और शुक्ल वाला जानेंगे। और क्यों? क्योंकि अगर पूछ लेता है, ऐसे पूछ लिया कि नाम नहीं दिया किसके अनुसार, तो आपको यही वाला बताना है। ठीक है, नागरिक पछाड़ी सभा का जो समय दिया गया है बस वही वाला आप बता दीजिएगा, वही मान्य है। ठीक है, बात समझ में है? और आपको कोई नहीं बताना है। अब जो है हम लोग चलेंगे आदिकाल पर। यहाँ आप जो है अब क्या करेंगे, एक दो पेज छोड़ देंगे अपने से। क्यों छोड़ेंगे? क्योंकि आप कहीं बुक पढ़ेंगे, मान लीजिए नोट्स तो है आपके पास, लेकिन आप कहीं बुक पढ़ेंगे, कुछ चीजें आपको लगेगा नहीं इम्पोर्टेंस है, और जो कि आदिकाल से ठीक पहले का है, कुछ स्पेशल है, तो वो वहाँ आप क्या करेंगे, इसी के लास्ट में ऐड कर लेंगे। तो एक दो पेज आप 2 पेज कम से कम छोड़ दीजिए और आगे से लिखिए आदिकाल। ठीक है, वो आप स्वयं जैसे कोई चीज पढ़ेंगे ना तो वहां ऐड करेंगे, अन्य तथ्य लिख करके और ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, जो जो चीजें आपको मिलती जाएगी उसमें क्या करते जाइएगा, ऐड करते चले जाइएगा। ठीक है, नोट्स अच्छा बनाया जाता है, कहने का मतलब कि एक ही जगह मैटर आपको जब रहेगा पूरा का पूरा तो तैयार होगा। कभी इस बुक में आधा है, कहीं इस बुक में है, कहीं इस बुक में, तो वो आपको तैयारी अच्छी नहीं हो पाती है। ठीक है, तो एक ही जगह होना चाहिए, तो इसलिए आप स्पेस एक दो पेज छोड़ देंगे भविष्य के लिए। वो आप पढ़ेंगे, कुछ चीजें मिल जाएगी और जरूर मिलेगी कुछ ना कुछ, तो वहां क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। अब हमारा जो अगला जो टॉपिक है, पहला खंड। ठीक है, टॉपिक क्या, पहला खंड। पहला खंड हमारा आता है आदिकाल। आदिकाल, अब इसके लिए कुछ परिभाषाएं दी गई हैं। आदिकाल किसे कहते हैं उसको लेकर के कुछ लोगों ने इसकी परिभाषा दे दी। तो यहाँ पे आप हेडिंग बना सकते हैं कि परिभाषाएं। परिभाषाएं, ये याद नहीं करना है कि परिभाषाएं, लेकिन कथन के तौर पे पूछा जा सकता है। ठीक है, कथन के तौर पे क्या हो सकता है, पूछा जा सकता है, तो लिख लीजिए। भाषा की दृष्टि से देखे तो, भाषा की दृष्टि से लिखना पड़ेगा या लिख लेंगे, ये बताएंगे आप। लिख लेंगे क्योंकि सर। प्रश्न बन सकता है। हाँ, हाँ तो लिखेंगे, भाषा की दृष्टि से देखें तो आदिकाल अपभ्रंश का, भाषा की दृष्टि से देखे तो आदिकाल अपभ्रंश का, अपभ्रंश का बढ़ाव, बढ़ाव ऐसे लिखेंगे, बढ़ाव है, है। भाषा की दृष्टि से देखें तो आदिकाल, आदिकाल क्या है, अपभ्रंश का बढ़ाव है। ठीक है, यानी अपभ्रंश भाषा क्या हुआ, बढ़ा हुआ रूप है, तो अपभ्रंश का बढ़ाव है। और ये कथन किसका है, यानी ये परिभाषा किसने दिया, परिभाषा कह सकते हैं या कथन ही कह सकते हैं, कोई बात नहीं है। किसका है, तो डॉक्टर नागेंद्र ने दिया, डॉक्टर नागेंद्र, डॉक्टर नागेंद्र। दूसरा लिखेंगे, ये प्रश्न बन सकते हैं, पूछ लेगा ये कथन किसका है,
ठीक है, तो डॉक्टर नागेंद्र का है। दूसरा लिखेंगे, अपभ्रंश से अलग होती हुई, अपभ्रंश से अलग होती हुई, अपभ्रंश से अलग होती हुई प्राकृत भाषा, प्राकृत भाषा नहीं लिखेंगे, प्राकृत भाष लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, प्राकृत भाष। ये किसने कहा है? सॉरी, भाषा नहीं, भाष। शुक्ल जी ने सर। हाँ, शुक्ल जी। तो प्राकृत भाष हिंदी, प्राकृत भाष हिंदी का साहित्य ही, का साहित्य ही, साहित्य ही आदिकाल या वीर गाथा काल है, आदिकाल या वीर गाथा काल है। आपको इसी से पकड़ना है, प्राकृत भाष हिंदी, हाईलाइट कर लीजिए इसको। ये शुक्ल जी का है, ये कहीं भी आपको दिख जाए ना, प्राकृत भाष हिंदी कहीं भी लिखा हुआ दिख जाए, बस शुक्ल जी का वो कथन होगा, ठीक है, क्योंकि ये शब्द शुक्ल जी ने ही कहा है। अपभ्रंश से अलग होती हुई प्राकृत भाष हिंदी का साहित्य ही आदिकाल या वीर गाथा काल है। ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है। ये कथन किसका है? तो शुक्ल जी का। हाँ, रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, या शुक्ल जी डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो रामचंद्र शुक्ल जी का। अगला कथन लिखेंगे, हिंदी का आरंभिक, तीसरा लिखेंगे, हिंदी का आरंभिक साहित्य, हिंदी का आरंभिक साहित्य, हिंदी का आरंभिक साहित्य जिसमें जिसमें अपभ्रंश का रूप, जिसमें अपभ्रंश का रूप कहीं छूट गया है, कहीं छूट गया है, तथा कोई एक, तथा कोई एक तथा कोई एक प्रवृत्ति, प्रवृत्ति ऐसे लिखेंगे, प्रवृत्ति, कोई एक प्रवृत्ति परिलक्षित, परिलक्षित परिलक्षित नहीं होती है, नहीं होती है, नहीं होती है, काम लगा के लिखेंगे, आदिकाल कहा जा सकता है, मतलब उसे ही आदिकाल कहा जा सकता है। तो लिखेंगे काम लगा के, आदिकाल कहा जा सकता है। ये कथन किसकी है? हजारी ये प्रसाद कथन द्विवेदी। हाँ बिल्कुल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य लिख सकते हैं, ये आचार्य हैं, तो आचार्य चाहें तो लिख सकते हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। एक और लिखेंगे, एक और लिखेंगे, चौथा, हिंदी का आरंभिक रूप, हिंदी का आरंभिक रूप पुरानी हिंदी का, पुरानी हिंदी, इसी से आपको पकड़ना है, हाईलाइट भी कर लेंगे, पुरानी हिंदी, पुरानी हिंदी का साहित्य, हिंदी का आरंभिक रूप पुरानी हिंदी का साहित्य आदिकाल है,
आदिकाल है। ठीक है, यानी आदिकाल की जो भाषा है उसको पुरानी हिंदी किसने कह दिया, तो ये एक चीज आपको ध्यान रखना है, इसी को आप हाईलाइट करेंगे, पुरानी हिंदी का। हाँ, ये कथन बनेगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का। चलिए, इसकी समय सीमा लिखिए, आदिकाल का जो समय सीमा है उसे लिखेंगे, क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है कुछ विद्वानों के अनुसार इसकी समय सीमा बताइए आदिकाल का, क्योंकि आदिकाल को लेकर के बहुत विवाद रहा है, तो इसकी वजह से वहां प्रश्न बनता है कि आदिकाल का समय सीमा बता दीजिए, और बार बार पूछा जाएगा। ठीक है, वैसे तो लिखे ही है लेकिन फिर लिख लीजिए आदिकाल का समय सीमा। हेडिंग एक बना लीजिए, आदिकाल का समय सीमा। आदिकाल की समय सीमा। तो आदिकाल की समय सीमा मुख्य लिखेंगे, जो क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनेगा, अनिवार्य है, समय सीमा पूछा जाएगा आदिकाल का। तो किसके अनुसार पूछ लेगा कौन जानता है। अगर ऐसे पूछ लेता है तो शुक्ल जी का बताएंगे, अगर नाम लेकर के पूछता है तो आपको याद करना ही पड़ेगा। पहला लिख लीजिए 643 ईस्वी से 1400 ईस्वी किसने माना है, ये किसने माना है? राहुल संकृत्यायन। ग्रियर्सन। राहुल संकृत्यायन कैसे लिख दिए, वो तो इतिहास लिखे ही नहीं। ठीक है, ग्रियर्सन। राहुल संकृत्यायन ने समय बताया था उनका सरहप्पा का। ठीक है, आदिकाल का समय सीमा हमको चाहिए ना, तो ये वाला समय सीमा किसने दिया था? ग्रियर्सन ने दिया था। ठीक है, और देखिए 700 ईस्वी से 1444 ईस्वी, ये वाला समय सीमा किसने दिया आदिकाल के लिए? रामकुमार वर्मा। रामकुमार वर्मा। 744 नहीं दिए हैं रामकुमार वर्मा, याद करिए। मिश्र बंधु। हाँ, मिश्र बंधु। मिश्र बंधु। ठीक है, 700 ईस्वी से 1444, फिर 45 से शुरू किए हैं वो, अगला वाला, तो 700 ईस्वी से 1444। ठीक, तीसरा देख लीजिए, ये मिश्र बंधु का था, और ये तो आप लोगों को सभी को याद होगा, 1050 विक्रमी, 1375 विक्रमी संवत। हाँ, ये शुक्ल ने दिया, शुक्ल जी। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल जी। और किसने? नागरिक प्रचारित सभा भी चाहें तो लिख सकते हैं। अच्छा, ये वाला बताएंगे, 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी किसने दिया? 1000। हाँ, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये आपको याद रखना है, क्योंकि आदिकाल वाला पूछा जा सकता है। आदिकाल हुआ, और अब भक्ति काल भी ज्यादा नहीं है, उनमें उसमें विवाद ही नहीं है ज्यादा। ठीक है,
तो आदिकाल में ज्यादा विवाद है, इसलिए यहाँ से प्रश्न बनता है। भक्ति काल वाला तो वही शुक्ल जी का डायरेक्ट पूछ लेता है, वही बताना ही होता है, और रीति काल का भी वही बताना होता है, क्योंकि उधर विवाद नहीं है। और कहाँ विवाद है? तो भारतेंदु युग में विवाद है, ठीक है, तो उधर प्रश्न बन सकता है। और इसके बाद जो है एक और है 5 नंबर पर, देखिए 700 से 1375 विक्रमी, ये किसका है? संकृत्यायन, नहीं वो राम कुमार वर्मा। हाँ बहुत अच्छा, राम कुमार नहीं, राम स्वरूप चतुर्वेदी नहीं। अब हमने क्या बताया था कि राम कुमार वर्मा ने सब कुछ शुक्ल का ही अपनाए हैं, ठीक है, पर शुरुआत वाला थोड़ा पीछे लेके चले गए हैं, ज्यादा पहले, यही तो किए है ना? नहीं समझ में आया? देखिए ये 700, और फिर ये क्या कर रहे हैं, फिर शुक्ल जी वाला को, हाँ फिर शुक्ल जी वाला को ही क्या कर देते हैं, पकड़ा देते हैं, ठीक है, यानी बस पहली सीमा इनकी गड़बड़ है, पहली वाली तो वो राम ज्यादा कुमार वर्मा पीछे। हाँ उसके बाद फिर जो है, फिर क्या भक्ति काल से पूरा शुक्ल जी का हो जाता है, राम कुमार वर्मा का, ठीक है। बस आदि काल को, क्योंकि उसमें जो है संधि काल एवं चारण काल है, तो संधि काल में जो सिद्धों और नाथों की जो रचनाओं को उसमें क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, इसलिए इनका समय जो है 7वीं शताब्दी यानी 700 तक पहुंच जाता है, ठीक है। तो 700 ईस्वी तक पहुंच रहा है, किसका? राम कुमार वर्मा का। यही थोड़ा सा परिवर्तन है, बाकी तो यहाँ से ये कवर कर ले रहे हैं फिर शुक्ल जी का, ठीक है। और नागेंद्र ने क्या माना है? नागेंद्र ने भी कुछ माना है, वो मध्य वाले माने हैं, 7वां होगा ना नंबर में, 7वीं सती मध्य लिखे होंगे, वो याद होगा। वैसे ये पूछा नहीं जाएगा, क्योंकि वही वाला पूछा जाता है जो डेट क्लियर है, क्लियर। ये क्या कर रहे हैं, सीधे मध्य मध्य लिख दिए, 7वीं सती मध्य, 7वीं सती मध्य से 14वीं सती मध्य, नहीं मध्य सभी में रहेगा, तक नहीं, मध्य। एक इसका मतलब ये हो गया कि 750 नहीं, 7वीं सती मध्य है ना, तो 750 नहीं हो सकता, तब ये 650 हो सकता है, और ये 1350 हो सकता है। बात समझ रहे हैं ना? 7वीं सती मतलब 650, और ये ईस्वी में होगा, ईस्वी में, तो 650, और ये क्या जा सकता है, 1350, 1350। 7वीं सती मध्य से 14वीं सती मध्य तक लिख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। और इसे लिखिए मत, ये तो समझने के लिए केवल था कि 650 से 1350 ईस्वी तक, ठीक है। ये लिखना नहीं है, क्योंकि नागेंद्र ने ऐसे लिखा नहीं है, बस ऐसे ही लिख दिए हैं, वो मध्य से मध्य तक, और सभी में मध्य मध्य लगा के लिखे हैं, ठीक है, क्योंकि उन्होंने सीधा सीधा बात दिया कि 650 फिर 1350 फिर 1350 से जहाँ 43 आ रहा है, आया है ना 1643, तो 1643 या 1843 जो भी आ रहा है उसको सीधा वो कर दे रहे हैं। जहाँ 1375 आ रहा था ना, शुक्ल जी ने क्या बताया था, 1375, सॉरी हाँ 1375 बताए थे, तो जब 1375 तो इन्होंने सीधा उसको कर दिया, आगे पीछे करके सीधा 1350, ठीक है, मतलब सीधा हो जाए। तो ये किसने किया, तो डॉक्टर नागेंद्र ने, इसके आगे लिख लीजिएगा डॉक्टर नागेंद्र, डॉक्टर नागेंद्र। आगे देखेंगे, एक और लिख लीजिए लास्ट, राहुल शंकरत्यान का, क्योंकि इन्होंने भी टाइम पीरियड दिया और दे करके जो है सरापा को पहला कवि घोषित किया। तो लिखेंगे 760 से 1300 ईस्वी, लेकिन ध्यान रखना ये नहीं पूछा जाएगा, इनका कभी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। ये राहुल शंकरत्यान का,
इनका नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि ये इतिहासकार नहीं है, इसलिए नहीं पूछा जाता है इनका। ठीक है, तो इनसे पहले जो थे उनको आपको याद रखना है आदिकाल के लिए। ये नहीं भी याद करेंगे तो भी चलेगा, ठीक है, लेकिन ये ऊपर वाले सब याद रखेंगे। ये याद रखिए, ये सब याद रखिए, ठीक है, सब याद रखिए, क्योंकि इंपॉर्टेंस है। आदिकाल के समय सीमा को लेकर के विवाद है, आदिकाल के नामकरण को लेकर के विवाद है, तो जहां विवाद है वहीं से प्रश्न बनता है आपको। अब अगली जो हमारी हेडिंग होगी, कुछ चाहेंगे तो कुछ कथन भी है शुक्ल जी का, वो भी थोड़ा लिख लीजिए यहाँ पर, ठीक है, लिखिए। कुछ कथन है, समय समय को ही लेकर कथन है, इसीलिए उसको लिखिए। शुक्ल जी के अनुसार, शुक्ल जी के अनुसार लिख लीजिए डायरेक्ट। शुक्ल जी के अनुसार आदिकाल का समय, नीचे लिखिए वहीं पर, शुक्ल जी के अनुसार आदिकाल का समय राजा भोज से लेकर हमीर देव के, राजा भोज से लेकर हमीर देव के समय तक है। अब कथन डायरेक्ट शुक्ल जी वाला आएगा वहां से कि आदिकाल का समय जो है राजा भोज के समय से लेकर के और हमीर देव तक माना जा सकता है। तो जब जैसे ये शब्द आएगा आप समझ जाएंगे कि शुक्ल जी ने ये दिया था कथन, ठीक है। तो शुक्ल जी के अनुसार आदिकाल का समय राजा भोज से लेकर हमीर देव के समय तक है, ठीक है। नीचे कथन लिख लीजिए, शुक्ल का नहीं दूसरे का कथन है, वो तो हो गया, कोई जरूर नहीं शुक्ल का कथन ही लिखिए, वैसे ही समझ सकते हैं। आगे देखें, राजनीतिक दृष्टि से अगला जो कथन है उसे लिखेंगे, इन्वर्टेड कामा में कथन लिखेंगे, डबल इन्वर्टेड में लिखा जाता है। रचना होती है तो सिंगल में लिखा जाता है, ठीक है, और लेकिन कथन होता है तो डबल में लिखेंगे। यहाँ पर राजनीतिक दृष्टि से देखने से, राजनीतिक दृष्टि से देखने से तो हिंदू सत्ता के पतन, राजनीतिक दृष्टि से देखने से तो हिंदू सत्ता के पतन, पतन मतलब पतन, छायावाद का पतन किसका है, रचना है, तो हिंदू सत्ता के पतन और मुस्लिम साम्राज्य, और मुस्लिम साम्राज्य, साम्राज्य नहीं लिखेंगे, साम्राज्य, साम्राज्य के उदित होने की, करूण कहानी है, उदित होने की करूण कहानी है। राजनीतिक दृष्टि से देखने से तो हिंदू सत्ता के पतन और मुस्लिम साम्राज्य के उदित होने की करूण कहानी है। ये कथन किसका है, तो यहाँ पर लिख लेंगे गणपति चंद्रगुप्त। किसका, किसका है, गणपति। इनका इतिहास ग्रंथ का नाम क्या है, चंद्रगुप्त। वैज्ञानिक इतिहास। हाँ बिल्कुल, वैज्ञानिक है इनका, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, वैज्ञानिक इतिहास है इनका, वैज्ञानिक, ठीक है, किसका, गणपति चंद्रगुप्त का। अगला लिखेंगे कथन, हिंदी का आरंभिक साहित्य, दूसरा कथन है, हिंदी का आरंभिक साहित्य, आरंभिक साहित्य मतलब कौन सा, वही आदिकाल। हिंदी का आरंभिक साहित्य जिसमें कोई एक, जिसमें कोई एक प्रवृत्ति, जिसमें कोई एक, निश्चित लिख लिएगा, एक छूट रहा है, कथन जैसे है वैसे लिखिए। हिंदी का आरंभिक साहित्य जिसमें कोई एक निश्चित
प्रवृत्ति, निश्चित प्रवृत्ति, निश्चित प्रवृत्ति परिलक्षित नहीं होती है, निश्चित प्रवृत्ति परिलक्षित नहीं होती है, तथा जो अपना स्वरूप खोजने का, तथा जो अपना स्वरूप खोजने का प्रयास कर रहा था, खोजने का प्रयास कर रहा था। ये कथन किसका है? डॉक्टर बच्चन सिंह। डॉक्टर बच्चन सिंह, ठीक है। नामकरण लिखेंगे, अगली जो हेडिंग लिखेंगे नामकरण। नामकरण को लेकर यानी किसी ने आदिकाल कहा, किसी ने सिद्ध सामंत काल कहा, किसी ने बीजोपन काल कहा, किसी ने वीर काल कह दिया, किसी ने चारण काल कहा, किसी ने अंधकार काल कहा, किसी ने वीर गाथा काल कहा, किसी ने संधि काल एवं चारण काल कहा। तो इस प्रकार से कई लोगों ने इसका नामकरण किया। तो यहाँ नाम को लेकर के भी विवाद है। तो जब नाम को लेकर विवाद है तो यहाँ से भी प्रश्न बनता है, समय को लेकर के विवाद है तो वहां से भी प्रश्न बनता है। तो इसे भी आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप हेडिंग बनाएंगे नामकरण। नामकरण, पहला नामकरण। ये नामकरण किसका है? आदिकाल का। ऐसे लिख लीजिए, अगर ना समझ में आए तो ऐसे लिख लीजिए, आदिकाल का नामकरण। वैसे तो हम आदिकाल लिख रहे हैं तो फिर आदिकाल का ही होगा, और किसका हो सकता है? आदिकाल का नामकरण। जब इसका नाम रखा जा रहा था, आदिकाल का जब नाम रखा जा रहा था तो किसी को नाम पसंद ही नहीं आ रहा था। कोई सब लोग जो है कुछ ना कुछ उसमें कमी निकाल दे रहे थे, और कमी निकालने के बाद अपनी तरीके से कोई नाम दे देते थे, ठीक है। तो चलिए उसको देखते हैं। पहला नाम वीर गाथा काल। ऐसे लिख लीजिए, एक तो नाम लिख लीजिए और उसके बाद, वैसे नहीं लिखेंगे तो भी जान जाएंगे, कोई जरूरी नहीं है कि लिखे। वीर गाथा काल डायरेक्ट लिखिए, वीर गाथा लिखने की कोई जरूरत नहीं है, समझ जाएंगे आप। वीर गाथा काल, वीर गाथा काल ये दिया किसने? तो यहां लिखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। तो वीर गाथा काल जो है नाम किसने दिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया। दूसरा देखेंगे आदिकाल। आदिकाल जो नाम है वो किसने दिया? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तीसरा देखिए, तीसरा किसी ने सिद्ध सामंत काल नाम दिया है। क्या नाम दिया? राहुल सिद्ध, संकृत्यायन। हाँ, सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन ने दिया। ये नाम किसने दिया? तो राहुल सांकृत्यायन। सांक लिखा तो ऐसे जाता है, लेकिन वैसे ही है, वो लिखते ही थे वैसे।
ऐसे लिखा होना चाहिए, लेकिन ये ऐसे ही लिखते थे अपने नाम में, ठीक है। ये वाला नहीं लिखना है आपको, ये वाला काट दीजिए। यही लिखते थे वो अपने नाम में, ठीक है। तो यही आपको लिखना है। चौथा देखिए, बीजवपन काल। ये भी किसी ने दिया। महावीर प्रसाद। हाँ, महावीर प्रसाद द्विवेदी। पांच नंबर पर देखिए, प्रारंभिक काल किसी ने नाम दिया। मिश्र बंधु। प्रारंभिक काल, ठीक है। तो प्रारंभिक काल आप गणपति चंद्रगुप्त को लगाएंगे। अगर नहीं है तो फिर आप मिश्र बंधु को लगा देंगे। तो सर गणपति चंद्र गुप्त ने तो शून्य काल भी कहा ना। तो गणपति चंद्र गुप्त, प्रारंभिक काल, आप लिख करके यहीं पे लिख लीजिए, तब शून्य काल। शून्य काल, ठीक है। अब जी सर। शून्य काल, प्रारंभिक काल, आवलिक शून्य काल। तो गणपति चंद्रगुप्त, और यहीं पे कंफ्यूजन करने वाला आरंभिक काल भी लिख लीजिए। मिश्र बंधु। हाँ, मिश्र बंधु। सात नंबर का देखिए, वीर काल किसी ने कहा है। विश्वनाथ प्रसाद, विश्वनाथ मिश्र, विश्वनाथ मिश्र ना। कंफ्यूजन बन रहा है। विश्वनाथ त्रिपाठी ने कह दिए हैं वीर काल। मिश्र है। हाँ, मिश्र है। मिश्र, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीर काल कहा, वीर काल, ठीक है, वीर काल कहे हैं। आठ नंबर का देखिए, ये प्रश्न बनेंगे, कुछ भी बन सकता है, यहाँ से विवादित है ना। चारण काल किसने कहा। ग्रियर्सन। ग्रियर्सन ने कहा। ग्रियर्सन, अच्छा इस पे लग गया है। ठीक, ग्रियर्सन। 9 नंबर का देखिए, अच्छा ये बताइए किसने कहा। अपभ्रंश काल। भोला, भोला शंकर तिवारी। हाँ, भोला शंकर तिवारी जो है। भोलानाथ तिवारी है कि कौन है। चलिए, हेलो। अपभ्रंश काल किसने कहा। धीरेन्द्र तो नहीं ने कहे हैं।
नहीं सर, बोल दिया धीरेन्द्र क्या वर्मा। धीरेन्द्र हाँ वर्मा। धीरेन्द्र वर्मा, हाँ बिल्कुल धीरेन्द्र वर्मा, भाषा वाला है। अवार्ड भाषा कहा के था आधार पे शायद। इन्होंने, हाँ भाषा के आधार पे इन्होंने क्या कह दिया, भाषा के आधार पर इन्होंने क्या कह दिया, अपभ्रंश काल। किसने कहा? धीरेन्द्र वर्मा। और गुलेरी ने भी कहा था, लेकिन ज्यादा आपको धीरेन्द्र वर्मा को ही फोकस करना है। धीरेन्द्र वर्मा, आबलिक करके चाहे तो लिख सकते हैं, आबलिक चंद्रधर, आबलिक नहीं कहेंगे, कामा लगा के लिखेंगे, कामा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगर नहीं है तो इसको भी कह सकते हैं, लेकिन आपको ज्यादा फोकस करना है किसको, इनको, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी 10 नंबर आप देखेंगे। आधार काल बताएंगे, सॉरी अंधकार काल। त्रिलोचन। कमल कुलश्रेष्ठ, डॉक्टर कमल कुलश्रेष्ठ। कमल कुल श्रेष्ठ, बिल्कुल कमल कुल श्रेष्ठ। अंधकार काल, अंधकार काल किसने कहा? तो अगर पूरा नाम लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, पृथ्वीनाथ पृथ्वीनाथ शर्मा, पृथ्वीनाथ शर्मा कुलश्रेष्ठ। ठीक है, या कवि कुल श्रेष्ठ। सर कमल कुलश्रेष्ठ है कि कवि कुलश्रेष्ठ है? कवि मतलब कुल श्रेष्ठ, कुल ना, कवि तो किसी के यहाँ लगाया जा सकता है ना, कवि तो सभी थे, तो कवि तो किसी के सामने ऐसे लगा दिया जाता है, कवि धीरेन्द्र, कवि ग्रियर्सन ऐसे लग सकता है। तो ये लोग चूंकि कवि नहीं थे, लेकिन ये थोड़ा कवि भी थे। तो पृथ्वीनाथ शर्मा कुल श्रेष्ठ, इन्हीं को कमल कुल श्रेष्ठ भी कह दिया जाता है। ठीक है, तो आपको बस यहाँ फोकस करना है, ये पूरा नाम था इनका। कुल श्रेष्ठ से आपको ध्यान देना है कि जो श्रेष्ठ है, परिवार, कुल माने परिवार, श्रेष्ठ माने श्रेष्ठ, जो श्रेष्ठ व्यक्ति है वही अंधकार देखा इसमें, किसमें? आदिकाल में, कि भरा पड़ा है अंधकार से। क्योंकि भाई शुरुआत है, तो वहां साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है कि आखिर कविता जो है किधर जा रही है। चारों तरफ जब साफ साफ दिखाई नहीं देगा तो अंधकार कहेंगे। तो कविता, अभी आपने देखा ना कि गणपति चंद्र गुप्त ने कहा, नहीं बच्चन सिंह ने कहा कि यहाँ पे प्रवृत्तियां जो है, आदिकाल की जो प्रवृत्तियां है वो निश्चित नहीं हो पा रही हैं, निश्चित रूप से परिलक्षित यानी दिखाई नहीं दे रही है कि क्या है, कौन सी प्रवृत्ति इसमें चल रही है। तो जब जब कुछ भी इसमें समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी दिखाई दे ही नहीं रहा है, तो उसे अंधकार काल कहेंगे। और अंधकार काल कहने वाला व्यक्ति श्रेष्ठ व्यक्ति होगा ना, तो यही कुल श्रेष्ठ है। तो इन्होंने कह दिया अंधकार काल है ये क्या है? अंधकार काल है, यानी इसमें अंधेरा है, साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, अंधेरा वाला काल है, तो अंधकार कह दिए। तो आपको कुल श्रेष्ठ पे फोकस करना है, नाम कुछ भी दे दे उससे आपको कोई मतलब नहीं है। कमल कुल श्रेष्ठ लिख दे तो भी ठीक है, अगर पूरा नाम पृथ्वीनाथ शर्मा कुल श्रेष्ठ लिखे तो भी सही है। ठीक है, अब देखेंगे जय काव्य काल। जय मतलब क्या होता है? विजय गाथा, रसाल। वीरता का। हाँ, जय काव्य काल,
मतलब ये है कि इसमें वीरता का जय गुणगान होता था। वीर वीर राजाओं का क्या होता था? गुणगान होता था। तो जय काव्य काल, रमा शंकर शुक्ल रसाल। सर बाल्यकाल भी तो कहा है ना उन्होंने ना? बाल्य, हाँ बिल्कुल ये भी कहे हैं, लेकिन आप ये लिखिए पहले जय काव्य काल। ठीक है। चलिए आप लिखेंगे जय काव्य काल। किसका लिखेंगे? रमा शंकर शुक्ल रसाल। रमा शंकर शुक्ल रसाल। यहाँ र रहेगा, बना लेंगे आप लोग शंकर। ठीक है। शुक्ल रसाल, रमा शंकर शुक्ल रसाल। आधार काल किसने कहा? इसी को आधार काल भी कहा गया है। आधार काल, सुमन हाँ ये राजे, प्रश्न आ चुका है। मोहन अवस्थी मोहन और अवस्थी। सुमन। हाँ पहले मोहन अवस्थी कहे थे, ध्यान रखेंगे। मोहन, मोहन अवस्थी, मोहन अवस्थी। इसके बाद आप सुमन राजे भी लगा सकते हैं, कामन सुमन राजे। सुमन राजे भी लगा सकते हैं। प्राचीन काल भी किसी ने कहा है। प्राचीन काल, प्राचीन काल भी किसी ने कहा है। शंभुनाथ सिंह। बच्चन शंभुनाथ। शंभुनाथ सिंह लिख लीजिए, वो पता नहीं क्या पूछ ले, कौन जानता है। ठीक है, तो लिखे रहेंगे, याद जो है इम्पोर्टेंस वाला करते रहेंगे। अभी बता दे रहा हूँ कौन कौन इम्पोर्टेंस है, पहले लिख लीजिए। ठीक है, क्योंकि पढ़े रहेंगे तो आपको दिमाग में आएगा कि नहीं, नहीं तो मैंने पढ़ा था। ठीक है। उद्भव काल, उद्भव काल किसने कहा? वासुदेव सिंह। हाँ वासुदेव। ये इम्पोर्टेंस नहीं है, बस लिख लीजिए वासुदेव सिंह। संक्रमण काल, राम खिलावन पांडे। हाँ संक्रमण काल, राम खिलावन पांडे। राम खिलावन पांडे। संक्रांति काल, संक्रांति काल नागरिक प्रचारित सभा ने भी संक्रांति काल नाम दिया है, पता नहीं किसको दिया है, बताएंगे किसको दिया है? परिवर्तन काल को मैंने तो। हाँ परिवर्तन काल को, वो वहाँ आधुनिक काल में दिया है। तो ये संक्रांति काल आदि काल के लिए किसने कह दिया? पढ़े तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, लिख लेंगे राम प्रसाद मिश्र। राम प्रसाद मिश्र। मिश्र। एक और लिखेंगे अपभ्रंश
ये नाम बताएंगे किसने दिया। अपभ्रंश, अपभ्रंश जातीय साहित्य का उदय। इसी को आदिकाल को किसी ने कहा, हाँ, आदिकाल को ही किसी ने कहा अपभ्रंश जातीय साहित्य का उदय। आदिकाल का नाम रख दिया उन्होंने, अपभ्रंश जातीय साहित्य का उदय है। कौन आदिकाल? किसने कहा? डॉक्टर बच्चन सिंह। डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा अपभ्रंश जातीय साहित्य का उदय है। ठीक है, 2-3 और हैं, चाहे तो लिख सकते हैं या रहने दे। सर लिखा दीजिए, तो इतना लिखे तो वो भी लिख लेंगे, 2-3 तो और है। वीरकाल, वीरकाल अपभ्रंश काल, वीरकाल अपभ्रंश काल। वीरकाल अपभ्रंश काल, ये किसने कहा? श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर, श्याम सुंदर दास। वीरकाल अपभ्रंश काल, श्याम सुंदर दास। और उत्तर अपभ्रंश काल भी किसी ने कहा है, उत्तर अपभ्रंश काल। उत्तर अपभ्रंश काल कहने वाले व्यक्ति हैं हरीश। उत्तर अपभ्रंश काल कहने वाले कौन है? हरीश। लास्ट है आविर्भाव काल। और ये कहा है शैलेश जैदी ने। शैलेश जैदी। किसने कहा? शैलेश जैदी ने। अब इसमें इंपॉर्टेंस देख लीजिए कौन है। एक तो वीरगाथा काल, दूसरा आदिकाल, तीसरा सिद्ध सामंत काल, बीजवपन काल, ये सब इंपॉर्टेंस है। प्रारंभिक काल, आरंभिक काल, संधि काल एवं चारण काल, और कहीं चारण काल लिखा होगा वो भी इंपॉर्टेंस है। वीर काल भी इंपॉर्टेंस है। इसके बाद अपभ्रंश काल भी इंपॉर्टेंस है, और अंधकार काल भी, और आधार काल। इतना तो इंपॉर्टेंस है। और एक बच्चन सिंह का भी आप लगा लीजिए, अपभ्रंश जातीय साहित्य का उदय, और एक संक्रमण काल जानिए। बस इतना ज्यादा है। ठीक है, जी। अब आपको एक चीज लिखना है। शुक्ल जी ने जो नाम दिया है, नीचे थोड़ा लिखेंगे, उसी के नीचे लिखेंगे लिखेंगे रामचंद्र शुक्ल ने, रामचंद्र शुक्ल ने, नीचे लिखेंगे जगह छोड़ करके, रामचंद्र शुक्ल ने
ने साहित्य की मुख्य प्रवृत्ति साहित्य की मुख्य प्रवृत्ति क्या थी? कोष्टक में लिख लीजिए उसको। वीर गाथात्मकता, वीर गा था त म क ता, कोष्टक में बंद कर लीजिएगा। रामचंद्र शुक्ल ने साहित्य की मुख्य प्रवृत्ति वीर गाथात्मकता एवं 12 ग्रंथों की प्रसिद्धि के आधार पर आदिकाल का नामकरण वीर गाथा काल किया है। नीचे लिखेंगे इन 12 ग्रंथों में 4 ग्रंथ साहित्यिक भाषा की और शेष 8 ग्रंथ देश भाषा की हैं। तो इन ग्रंथों को लिखना आपको जरूरी है क्योंकि प्रश्न यहां से बन जाता है। ठीक है, प्रश्न यहां से बन जाता है कि कौन सा ग्रंथ देश भाषा की नहीं है या फिर साहित्यिक भाषा की नहीं है। ठीक है, तो शुक्ल जी वाला बन जाता है कि शुक्ल ने जो 4 को साहित्यिक भाषा का मतलब, साहित्यिक भाषा मतलब क्या हो गया? साहित्यिक भाषा मतलब उस समय जो भाषा साहित्य लिखने के लिए प्रयोग में लाया जाता था, यानी कि जिस भाषा का प्रयोग साहित्य लिखने के लिए उस समय किया जाता था वही भाषा साहित्यिक भाषा कहलाती थी। तो उस समय साहित्य किस भाषा में लिखा जाता था? अपभ्रंश भाषा में लिखा जाता था। ठीक है, तो 4 ग्रंथ जो हैं अपभ्रंश भाषा में लिखे गए थे, यानी उस पर अपभ्रंश का प्रभाव था। ठीक है, इसीलिए उसको साहित्यिक भाषा कह दिया गया। तो नीचे लिखेंगे उन 4 पुस्तकों को लिखिए, फिर 8 पुस्तकों का नाम आपको जानना है क्योंकि प्रश्न बनेगा। ऐसे भी प्रश्न बन सकता है कि कौन सा पुस्तक शुक्ल द्वारा आदिकाल के नामकरण करते समय या नामकरण में शामिल नहीं है। ठीक है, या नामकरण के आधार नहीं है। ठीक है, कौन सा ग्रंथ आदिकाल के नामकरण का आधार नहीं है, ऐसे प्रश्न बन सकता है। ठीक है, या वीर गाथा काल के नामकरण का आधार नहीं है। तो मान लीजिए 4 इसमें से ग्रंथ दे देगा, 3 इसमें से दे देगा, एक कोई दूसरा नाम दे देगा। ठीक है, तो आपको ये 8 यानी 12 ग्रंथ को जानना है। तो पहले लिखेंगे साहित्यिक भाषा, या आप लिख करके वहीं पे लिख लीजिए, जो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। साहित्यिक भाषा या अपभ्रंश भाषा, अपभ्रंश भाषा के ग्रंथ, मतलब टोटल 12 हैं। तो 4 साहित्यिक भाषा के हैं और 8 किसके हैं? देश भाषा के। तो साहित्यिक भाषा या आप लिख करके लिख सकते हैं कि अपभ्रंश भाषा के ग्रंथ। तो चारों का नाम लिखिए। पहले हम ही विजय होंगे कीर्ति के संग, यही है ना? हम ही विजय होंगे कीर्ति
के संग। तो कीर्तिलता और कीर्ति पताका, ठीक है, हम ही विजय होंगे कीर्ति के संग, ये चारों ग्रंथ इसमें शामिल हैं। तो कौन कौन है? तो पहले लिखिए हमीर रासो, पहला लिखिए हमीर रासो, तभी ना बनेगा, हम सिस्टम से भी हो जाएगा, हम ही यानी हमीर रासो। और दूसरा लिखेंगे विजय, लिख दें या लिख ले रहे हैं ये बताएंगे? चलिए मैं लिख देता हूँ। लिख लेंगे सर, लिख लेंगे। हाँ, तो लिखेंगे पहला जो ग्रंथ है उसको लिखेंगे। ये जो स्टोरी बता रहे हैं ना, हम ही विजय होंगे कीर्ति के संग, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो ट्रिक है, उसको लिखने की क्या जरूरत है, बस ऐसे याद कर लीजिए। लिखिए पहला ग्रंथ हमीर रासो, हमीर रासो, पहला हमीर रासो। दूसरा लिखिए विजय पाल रासो, इसकी भाषा क्या है? अभ्रंश है, विजय पाल रासो। और तीसरा कीर्ति के संग, हमने बताया हम ही विजय होंगे कीर्ति के संग, कीर्ति के संग मतलब कीर्तिलता, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। कीर्ति पताका ये भी अभ्रंश से प्रभावित रचनाएं हैं, ठीक है। लेकिन इन रचनाओं को अगर प्रश्न बन जाए कि किस भाषा में है, कीर्तिलता और कीर्ति पताका किस भाषा में लिखे गए हैं, तो अगर अवहट है तो अवहट लगाएंगे, ठीक है। अब सुन लीजिए यहाँ पर, कीर्तिलता और कीर्ति पताका की भाषा पूछे, ठीक है, और विकल्प में अवहट दिया हुआ है तो आप अवहट लगाएंगे, अवहट नहीं रहेगा तो अभ्रंश लगाएंगे। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि शुक्ल जी ने तो इसको कह दिया अभ्रंश की रचना है, ठीक है, बात समझिएगा। शुक्ल जी ने क्या कह दिया कि अभ्रंश की रचना है, लेकिन जो इसका लेखक है यानी विद्यापति, उसने इसकी रचना को, इसकी भाषा को अवहट माना है। बात समझ में आया? जी सर। जो इसके लेखक है यानी विद्यापति है, वो इस इनकी कीर्तिलता और कीर्ति पताका की भाषा को अवहट कहते हैं, अवहट, ठीक है। पंक्ति है ना जो जब कैसे है, अब याद नहीं आ रहा है। तो जंपो अवहट्ठा करके। हाँ, जब अवहट्ठा मतलब हाँ कुछ ऐसी पंक्ति है, अब याद नहीं आ रही है। तो अपनी जो रचनाएं हैं कीर्तिलता और कीर्ति पताका, इसको उन्होंने अवहट कहा है, तो सबसे प्राथमिकता आपको अवहट भाषा ही देना है, ठीक है। बात समझ में आया? अगर नहीं है विकल्प में तो अभ्रंश लगा देंगे, या अभ्रंश प्रभावित लगाएंगे या फिर अभ्रंश लगा देंगे, जो रहेगा विकल्प में, ठीक है। लेकिन सबसे पहले इसको क्या करना, अवहट ही कहना है। अब देश भाषा की ग्रंथ, ग्रंथ लिखे हैं पुस्तक लिखे हैं, ऊपर जो लिखे होंगे वही नीचे लिख लीजिएगा, लेकिन देश भाषा में लिखिएगा। देश भाषा के पुस्तकें या ग्रंथ, और संख्या में 8 लिख लीजिए। ऊपर ऊपर जहां लिखे थे वहां डैश करके 4 लिख लीजिए, यहाँ 8 लिख दीजिए, तभी तो 8 4 12 हो जाएगा। 8 लिखिए नीचे, पहला लिखेंगे, पहला उसमें लिखेंगे देश भाषा की पुस्तकें या ग्रंथ, जो भी लिखना चाहे लिख सकते हैं। पहला लिखिए बिसल देवरासो, पहला क्या लिखेंगे, बिसल देवरासो। बिसल देवरासो। दूसरा क्या लिखेंगे, खुमान रासो। खुमान रहे चाहे खुमार रहे कोई बात नहीं है, ये मत समझिएगा कि नहीं ये आ गया तो ये कुछ दूसरी हो गई, ये एक ही है, खुमार लिखे चाहे खुमान लिखे, ठीक है। तो खुमान रासो या खुमार रासो। तीसरा देखेंगे पृथ्वी राज रासो।
चौथा देखेंगे जयचंद प्रकाश। ये बताएंगे ये पुस्तक कहाँ प्राप्त हुई? इस पुस्तक का जिक्र कहाँ मिलता है? हाँ, राठौरा ख्यात में। हाँ, राठौरा ख्यात, बिल्कुल, बहुत अच्छा। और पांचवा लिखेंगे जय मयंक जस चंद्रिका। इस पुस्तक को भी उसी में पाया जाता है, यानी ये पुस्तक मिलती नहीं है, ठीक है, इस पुस्तक का बस जिक्र मिलता है। ये पुस्तक क्या है? मिली नहीं है। जय मयंक जस चंद्रिका, इनका जिक्र है राठौरा ख्यात पुस्तक में, ठीक है। जय चंद्र प्रकाश और जय मयंक जस चंद्रिका, इन दोनों को महाकाव्य की दर्जा दिया है शुक्ल ने, ठीक है। पृथ्वीराज रासो को भी दिया है, ठीक है। तो कितने हो गए? 5 हो गए ना। 6 देखिए, 6 परमाल रासो, परमाल रासो। 7 नंबर का देखेंगे खुसरो की पहेलियां। खुसरो की पहेलियां। खुसरो की पहेलियां। और 8 नंबर का देखेंगे विद्यापति की पदावली। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। कभी कभी प्रश्न यहाँ से बन जाते हैं कि कौन देश भाषा की है, कौन अपभ्रंश की है। तो जो शुक्ल जी ने जो पुस्तक 12 बताए हैं उन्हीं में से कभी कभी बन जाता है। तो इसलिए 12 को आपको जानना जरूरी था, ठीक है। अब जो है हमको देखना है प्रथम कवि की बात कर लेते हैं कि आखिर प्रथम कवि कौन है। चलिए, हिंदी का प्रथम कवि, हेडिंग लगा लीजिए यहाँ पर कि कौन है हिंदी का प्रथम कवि। इसको लेकर के तमाम विद्वानों ने जो है अपना अपना विचार दिया है कि ये हैं, ये हैं, ये हैं, ठीक है। तो यहाँ से डायरेक्ट आप लिख लीजिए कि कौन क्या है, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। किसने किसको पहला कवि माना, तो आप हेडिंग लिखेंगे हिंदी का प्रथम कवि। हिंदी का प्रथम कवि। और जो हिंदी का सच में प्रथम कवि है उसी को पहले लिखते हैं। कौन है? सरहप्पा। 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 सरहप्पा ये सच में है, ठीक है। सरहप्पा। और इसको किसने माना पहला कवि? सरहप्पा को हिंदी का पहला कवि किसने माना? तो लिखेंगे राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन, ठीक है। ऐसे आप लिख करके लिख लीजिए हिंदी के प्रथम कवि सरहप्पा, पहला नंबर पर। सरहप्पा को किसने माना? राहुल सांकृत्यायन ने माना है। अब देखेंगे, और इसी को सर्वमान्य मत है। यही मत क्या है? सर्वमान्य है। राहुल सांकृत्यायन, सरहप्पा, ठीक है। और जगह हो तो यहीं पे कोष्टक में कहीं लिख लीजिए, इसके ठीक पीछे राहुल सांकृत्यायन के पीछे जगह हो तो वहां लिख लीजिए, या सरहप्पा के पीछे हो तो वहीं लिख लीजिए। क्या लिखेंगे? सर्वमान्य मत। सर्वमान्य मत। सर्वमान्य मत यानी सरहप्पा को ही जो है सब लोग स्वीकार करते हैं कि यही हिंदी के क्या हैं? पहले कवि हैं,
ठीक है। तो सर्वमान्य मत कोष्टक में करके लिख लेंगे ताकि आपको पता रहे कि जब वो प्रश्न बनेगा कि हिंदी का प्रथम कवि कौन है तो आपको यही लगाना है, ठीक है। और जब ऐसे पूछ ले कि राहुल संकीर्तन के अनुसार, तब सरापा बताना है। पूछ ले शुक्ल जी के अनुसार, तब जो शुक्ल जी ने जिसको माना है उसको लगाना है। पूछ ले हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार, तो जिसको हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना होगा उसे लगाना है। पूछ ले चंद्रदास शर्मा गुलेरी के अनुसार हिंदी का पहला कवि कौन है, तो फिर गुलेरी जी ने जिसको पहला माना होगा उनके अनुसार वो लगाना होगा, ठीक है। तो दूसरा लिखेंगे पुष्य या पुंड। पुष्य या पुंड, पुष्य या पुंड कोष्टक में लिख लेंगे सातवीं। सातवीं मतलब क्या, सातवीं शताब्दी। आठवीं मतलब क्या, आठवीं शताब्दी, ठीक है। पुष्य या पुंड, इसको किसने माना, तो इसको दो लोगों ने माना। एक तो ग्रियर्सन भी मान लिए, ग्रियर्सन, और शिव सिंह सेंगर ने भी माना है। नहीं, शिव सिंह सेंगर नहीं माने होंगे, एक मिनट। वैसे उन्होंने भी कहा था, मान सकते हैं, उन्होंने भी कहा था, शिव सिंह सेंगर ने भी हाँ उन्होंने कहा था ये कि पुष्य जो है पहले कवि हैं, और पुष्य के लिए भाखा का जड़ भी शब्द यूज किए थे। कौन, शिव सिंह सेंगर ने ही यूज किया था कि पुष्य या पुंड जो है क्या है, भाखा की जड़ है। तो ग्रियर्सन, एक तो ग्रियर्सन और दूसरा शिव सिंह सेंगर भी लिखेंगे, ठीक है। शिव सिंह सेंगर, शिव सिंह क्या, सेंगर, कामा करके लिख लीजिएगा। ग्रियर्सन भी पुष्य या पुंड को मानते हैं पहला कवि, और शिव सिंह सेंगर भी पुष्य या पुंड को क्या करते हैं, पहला कवि मान लेते हैं, ठीक है। लेकिन चूंकि ये सही नहीं है, लेकिन मान लेते हैं। जब आपसे पूछे कि शिव सिंह सेंगर के अनुसार हिंदी के पहला कवि कौन है, तो पुष्य या पुंड बताएंगे। या पूछ ले कि पुष्य या पुंड को हिंदी का पहला कवि किसने माना है, तो आप ग्रियर्सन विकल्प रहेगा, ग्रियर्सन लगाएंगे। शिव सिंह सेंगर रहेगा, शिव सिंह सेंगर लगाएंगे, ठीक है। अगला नाम देखें, शालिभद्र सूरी को किसी ने माना है। शालिभद्र सूरी, शालिभद्र सूरी को किसने माना है। इनका जो समय है 1184 ईस्वी। इनको हिंदी का पहला कवि किसने माना, शालिभद्र सूरी को। गुप्त। हाँ, गणपति चंद्र गुप्त। इनका वैज्ञानिक इतिहास जब शुरू होता है तो आदिकाल यहीं से शुरू कर देते हैं ये। तो 1184 ईस्वी, शालिभद्र सूरी, ठीक है। 1184 ईस्वी, यहीं शालिभद्र सूरी को जो है पहला कवि बताते हैं। कौन, गणपति चंद्र गुप्त। अगला देखेंगे, अब्दुल रहमान को किसने माना है पहला कवि। अब्दुल रहमान को पहला कवि किसने माना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हाँ, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तेरहवीं मतलब 13वीं शताब्दी लिख सकते हैं, या 13वीं सदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद हजारी प्रसाद द्विवेदी। मुंज को पहला कवि किसने माना, बताएंगे। चंद्रदास शर्मा गुलेरी जी ने। हाँ, मुंज को गुलेरी ने माना है, चंद्रदास शर्मा गुलेरी। चंद्रदास
चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी। मुंज को पहला कवि किसने माना? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने माना है। ठीक है। शंभू को किसने माना? राम कुमार शंभू को किस हाँ ठीक, शंभू को राम कुमार वर्मा। शंभू को किसने माना? राम कुमार वर्मा। शंभू को किसने माना? राम कुमार वर्मा ने माना। तो हमको लग रहा है 6, 7, 8 हो गए। विद्यापति को बच्चन सिंह ने मान लिया और सरहप्पा को सभी लोगों ने स्वीकार किया। तो नोट में लिख सकते हैं, नोट में लिख लीजिए नीचे, सरहप्पा सरहप्पा सभी दृष्टियों से, सरहप्पा सभी दृष्टियों से हिंदी के प्रथम कवि हैं। हिंदी के प्रथम कवि हैं और अधिकांश विद्वानों द्वारा सरहप्पा को प्रथम कवि के रूप में, अधिकांश विद्वानों द्वारा सरहप्पा को प्रथम कवि के रूप में स्वीकार किया गया है या स्वीकारा गया है। ठीक है। तो जब भी आपसे पूछे कि हिंदी का प्रथम कवि कौन, तो सीधे सीधे सरहप्पा। अब हिंदी की प्रथम रचना, प्रथम कवि तो हो गया, लेकिन अब हिंदी की प्रथम रचना, आखिर हिंदी की पहली रचना कौन सी होगी? फिर पहली कवि की तो बात हो गई कि सरहप्पा है, लेकिन कुछ लोग नहीं माने तो उन्होंने अलग अलग अपना विचार दिया, लेकिन ज्यादातर विद्वान जो है सरहप्पा पर ही सहमत हुए कि सरहप्पा ही पहले कवि हैं। अब आते हैं हम, हिंदी की पहली रचना कौन होगी? तब कौन होगी हिंदी की पहली पुस्तक? तो लिखेंगे हिंदी की प्रथम रचना, हिंदी की प्रथम रचना लिखेंगे। एक चीज लिखने से पहले सुन लीजिए। अब देखिए, सरहप्पा तो पहले कवि होंगे, तो जब सरहप्पा पहले कवि होंगे तो उन्हीं की कोई रचना होनी चाहिए पहली। हिंदी की पहली रचना सरहप्पा की होनी चाहिए, लेकिन सरहप्पा जो है कोई भी ऐसी रचना नहीं लिखे जो एक पुस्तक के रूप में हो। उनकी कोई भी ऐसी रचना नहीं है जो एक पुस्तक के रूप में हो, जिसका आप नाम बता सके। बात समझ में आ रहा है? उन्होंने ऐसी कोई पुस्तक नहीं लिखी जिसको आप नाम लेके कहे कि नहीं उनकी एक पुस्तक ये है। बात समझे? वो सारी की सारी जो है मुक्तक के रूप में रह गई, यानी फुटकल ऐसे ही लिखे हैं। 2-4 दोहे यहाँ लिख दिए, 2-4 दोहे यहाँ लिख दिए, 2-4 दोहे यहाँ लिख दिए। बात समझ गए? और सभी को मिला करके बाद में जो है लोगों ने बाद के जो विद्वान है एक दोहा कोश नाम से जो है प्रकाशित करा दिया। लेकिन उनकी दोहा कोश नहीं है, वो तो ऐसे ही फुटकल दोहे लिखते थे। 4 दोहे आज लिख दिए, इस नाम से कहीं लिख दिए, फिर कहीं और लिख दिए, मतलब मुक्तक के रूप में फुटकल रचनाएं उन्होंने लिखा। तो जब फुटकल रचनाएं आप लिखेंगे तो हम नाम क्या देंगे उसका? 4 दोहे, 2-4 दोहे यहाँ लिखे हैं, 2-4 दोहे इससे संबंधित लिख दिए, 2-4 दोहे इनसे संबंधित लिख दिए, तो हम उस रचनाओं का क्या नाम दें? तो नहीं दे पाए। तो इसीलिए उन सभी दोहों को एक जगह लिखा गया
और लिखने के बाद उसको कह दिएगा दोहा कोश। जैसे आप नहीं सारे शब्दों को, हिंदी के सभी शब्दों को एक बुक में आप रख देते हैं और उस बुक का नाम दे देते हैं कि शब्दकोश है। ठीक है, शब्दकोश मतलब शब्दों का भंडार है, तो दोहा कोश मतलब दोहों का भंडार है। तो जितने सरापा के जितने दोहे थे उस उनके एक जगह इकट्ठा कर दिया गया और उसका नाम दे दिया गया दोहा कोश। बात समझ में आया? तो उनकी कोई पुस्तक नहीं मिल पाई, तो नहीं मिल पाई तो अब पहले कवि की पहली रचना नहीं हो पाई। अब ये हुआ कि जब इनकी पहली रचना नहीं है तो कोई इनके बाद जो कवि आ रहे हैं उनका देखा जाए, पहली रचना कौन सी है, कोई तो होनी चाहिए ना हिंदी की पहली रचना। तो देखा गया कि श्रावकाचार्य की एक रचना है देवसेन, सॉरी देवसेन की एक रचना है श्रावकाचार्य, उल्टा हो गया। देवसेन की क्या है एक रचना, श्रावकाचार्य। तो श्रावकाचार्य जो रचना है एक पुस्तक के रूप में थी और वही जो है हिंदी से मेल भी खाती थी, इसीलिए जो है उसी को सारे विद्वानों ने पहला रचना मान लिया कि हिंदी की पहली रचना यही रहेगी। ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें लिख लेंगे, थोड़ा सा लिखेंगे। हिंदी का प्रथम कवि, हिंदी का प्रथम कवि, इसी में लिखेंगे हिंदी का प्रथम कवि होने के नाते सरहप्पा की रचना को, हिंदी का प्रथम कवि होने के नाते सरहप्पा की रचना को प्रथम रचना मानना चाहिए, सरहप्पा की रचना को प्रथम रचना मानना चाहिए, परंतु सरहप्पा की सभी रचनाएं मुक्तक है, सरहप्पा की सभी रचनाएं मुक्तक है। खड़ी पाई लगा के लिखेंगे। प्रथम रचना के नाम पर इनकी किसी एक पुस्तक को, प्रथम रचना के नाम पर इनकी किसी एक पुस्तक को प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। वस्तुतः एक पुस्तक के रूप में, वस्तुतः एक पुस्तक के रूप में सिद्धों की रचनाओं के उपरांत जैनाचार्य देवसेन कवि हैं। देवसेन क्या है? कवि है, आचार्य है। जैनाचार्य देवसेन कृत श्रावकाचार्य, ये इनकी क्या है? रचना है। किसकी रचना है? देवसेन की रचना है। कौन रचना? श्रावकाचार्य है। श्रावकाचार्य को हिंदी की प्रथम रचना होने का श्रेय प्राप्त है। अर्थात हिंदी की प्रथम रचना कौन हो गई? श्रावकाचार्य। किसके द्वारा लिखी गई? देवसेन के द्वारा। पहले कवि कौन हो गए? तो देवसेन नहीं बल्कि सरहप्पा हो गए। ठीक है, नोट एक कथन लिख लेंगे। अर्थात अगर पूछ लिया जाए कि श्रावकाचार्य को हिंदी की प्रथम रचना किसने माना, ठीक है, तो नागेंद्र ने माना है। लिखेंगे, एक कथन है।
यदि एक ग्रंथ के रूप में, नीचे लिख लेंगे, यदि एक ग्रंथ के रूप में हिंदी की प्रथम रचना को, यदि एक ग्रंथ के रूप में हिंदी की प्रथम रचना को निर्धारित करना हो तो, निर्धारित करना हो तो, निर्धारित करना हो तो सरहपाद, सरहपाद, सरहपाद या सरहपाद, ठीक है, बात एक ही है। सरहपाद आदि सिद्धों की, आदि सिद्धों की मुक्तक कविताओं के पश्चात, सरहपाद आदि सिद्धों की मुक्तक कविताओं के पश्चात जैन आचार्य, कविताओं के पश्चात जैन आचार्य देवसेन कृत, जैन आचार्य देवसेन कृत, ये देवसेन लिखा गया है, देवसेन कृत श्रावकाचार, श्रावकाचार ये लिखा गया है, श्रावकाचार ग्रंथ का नाम लिया जा सकता है, ग्रंथ का नाम लिया जा सकता है। ये कथन किसका है? किसका हो सकता है जी? हाँ, डॉक्टर नागेंद्र, बिल्कुल, उन्हीं ने एक्सेप्ट किया कि ये हिंदी की क्या है, प्रथम रचना है, तो उन्हीं का ये कथन है, डॉक्टर नागेंद्र, ठीक है। किसकी हो गई? डॉक्टर नागेंद्र की हो गई। और ये रचना श्रावकाचार्य का, श्रावकाचार्य जो रचना है उसका समय क्या है? लिखेंगे 933। हाँ, 633 नहीं है, 933। 933। हाँ, इसके बारे में थोड़ा लिख लीजिए, श्रावकाचार्य के बारे में। यहाँ ऐसे लिख लीजिए, श्रावकाचार्य, श्रावकाचार्य के बारे में लिख लीजिए। रचनाकार, रचनाकार देवसेन, रचनाकार देवसेन, रचनाकाल, रचनाकाल 933 ईस्वी, 933 ईस्वी, ठीक है। रचनाकाल क्या है? 933 ईस्वी। वर्ण विषय इसमें है क्या? वर्ण विषय लिख सकते हैं, इसके अंदर है क्या? तो श्रावक धर्म क्या है? श्रावक धर्म कोष्ठ में लिख सकते हैं, गृहस्थ धर्म केंद्रित, गृहस्थ धर्म केंद्रित, ये रचना जो है गृहस्थ धर्म केंद्रित है, यानी श्रावक धर्म में धर्म से संबंधित है और वो भी गृहस्थ धर्म से केंद्रित है। श्रावक धर्म में गृहस्थ धर्म से संबंधित है ये रचना, ठीक है। भाषा की अगर बात करें, यहाँ पे लिखेंगे भाषा, इसकी भाषा कैसी है, ठीक है। अगर पूछ ले कि ये किस भाषा में लिखी गई है, ठीक है, तो लिखेंगे अपभ्रंश का प्रचलित रूप, अपभ्रंश का प्रचलित रूप, यानी अपभ्रंश में लिखी गई है, ठीक है। और इसमें छंद की अगर बात करें, छंद की बात करें तो दोहा छंद है,
ये दोहा छंद में क्या हुई है, लिखी गई है। तो छंद की अगर बात करें तो दोहा छंद में रचित है। एक उदाहरण इसका लिख लीजिए, ये पंक्ति बहुत ही इंपॉर्टेंस है। उदाहरण पंक्ति लिख लीजिए, छोड़ दीजिए इसका नाम पंक्ति, उदाहरण क्या लिखेंगे, सीधे सीधे पंक्ति लिख लीजिए। इससे एक पंक्ति जो चर्चित है लिखेंगे, जोजिड़ सासड़ जोजिड़, ये पंक्ति पूछी जाती है और पूछी भी जाएगी। जोजिड़ सासड़ भासियउ भासियउ सोमद, इसी में लिखेंगे, एक ही लाइन में सब लोग, जगह नहीं है तो मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, एक ही लाइन में लिखेंगे। सोमद कहयु सारू, कहियउ सारू। जोजिड़ सासड़ भासियु सोमद कहयु सारू। ठीक है, दूसरी पंक्ति इसकी लिखेंगे, इसकी जो दूसरी पंक्ति है उसे लिखेंगे। चलिए, दूसरी पंक्ति इसी के ठीक नीचे लिखेंगे, जो पायल सई भाऊ करी सो सरी, उसी में लिखते जाएंगे, सरी पावई पारू। ठीक है, और यहाँ डबल लाइन खींच देंगे। तो ये ये पंक्ति किससे ली गई है, श्रावकाचार से ली गई है। ठीक है, किससे ली गई है, श्रावकाचार से। जोजिड़ सासड़ भासी, अब पहचानेंगे कैसे इसको, तो देखिए इसको पहचानने के लिए आपको यहाँ देखना है, बस इतने को ध्यान रखना है। जोजिड़ सासड़, भासियों को भी ले लीजिए, जोजिड़ सासड़, ये पहली पंक्ति का जो यहाँ तक है इसी को आप पकड़िए आधा, जोजिड़ सासड़ भासियु। ठीक है, श्रावकाचार से ली गई है, देवसेन की कृति है, सॉरी देवसेन की पंक्ति है, श्रावकाचार की पंक्ति है। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। और अगला जो है हेडिंग एक लिख करके छोड़ेंगे, आदिकालीन काव्य धाराएं, एक हेडिंग लिख लेंगे। एक हेडिंग लिखेंगे, एक हेडिंग लिखेंगे, आदिकालीन काव्य आदिकालीन काव्य धाराएं। आदिकालीन काव्य धाराएं, अब इसमें कौन कौन सी काव्य धाराएं चल रही थी और हमको पढ़ना कौन कौन सा है, बात समझे।
जैसे काव्य धारा में कौन कौन हो सकती है, जैसे रासो साहित्य, सिद्ध साहित्य, रास साहित्य, नाथ साहित्य, लौकिक साहित्य और अभ्रंश साहित्य, इतने ही है। 5-6 साहित्य हैं इसमें, 5-6 काव्य धाराएं हैं, ठीक है, उन्हीं को हमको देखना है। तो इसे हम देखेंगे कल, ठीक है। आज हम लोग यहीं पे रहने देंगे। हाँ, कुछ चीजें अगर आप लोगों को पूछना है तो पूछ सकते हैं, जैसे इम्पोर्टेंस, इतने सारे चीजें हम लोग लिखे हैं, ठीक है, तो उसमें अगर कहीं छूट गया हो कुछ इम्पोर्टेंस चीजें बताना है, जैसे ज्यादा लग रहा हो तो वहां पे आप चर्चा कर सकते हैं। जैसे हिंदी का प्रथम कवि बहुत सारे हैं, तो ज्यादा नहीं है, जैसे मुंज को चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी माने, तो इतना तो याद रखना ही पड़ेगा, नहीं तो आप जो है गलत करके चले आएंगे, ठीक है, तो इतना तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। फिर कुछ रचनाएं हैं, जैसे 12 रचनाएं हमने लिखा, उनका नाम आपको ध्यान रखना ही है, क्योंकि मोस्ट रचनाएं हैं, तो उनकी भाषा तो आपको पता ही होनी चाहिए कि ये देश भाषा में है, ये अभ्रंश भाषा में है। और इसके बाद बहुत विवाद रहा है, तो नामकरण भी इम्पोर्टेंस है, क्योंकि यहाँ विवाद, जहां से विवाद होता है वहां से प्रश्न ज्यादा बनते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ ले, नहीं तो फिर बंद। बात समझ में आ रही है? अच्छा सर, अच्छा कल संडे है ना? हाँ, तो जी कल सर। क्लास, हाँ कल मैथ की चलेगी, ठीक है, मैथ की कल चलेगी और रीजनिंग की, ठीक है, दिन में चलेगी वो, कैसे चलेगी सर? और डिसाइड नहीं है, ठीक है, और जब चलेगी आपको मैसेज वहां पे दिखाई देगा, तो आप लोग लाइव हो जाइएगा, ठीक है। और और हिंदी की जो है अब सोमवार को नाइट को ही चलेगी, ठीक है, एक एक क्लास चलेंगी, और मैं जब से जैसे समय मिलेगा तो ये डबल हो जाएगी, बढ़ जाएगा समय, ठीक है। अभी फिलहाल ऐसे ही इसको एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे दिन में जो है कंटिन्यू नहीं चल पाएगा, कभी मैं कहीं रहता हूँ, कभी कहीं रहता हूँ, तो इसलिए बहुत व्यस्तता है, ठीक है। और जब तक अस्थायी रूप से ज्वाइनिंग नहीं हो जाती है तब तक थोड़ा डिस्टरबेंस रहेगा, तो इसीलिए दिन में क्लास नहीं रख रहे हैं, ठीक है। नाइट को हम फ्री रहेंगे तो नाइट की क्लास रहेगी। चलिए आज क्लास यहीं पे हम लोग क्या कर देते हैं, समाप्त करते हैं, और आप सभी लोगों को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट।